बिल्कुल सर, इतना फर्क हो गया भारत पाकिस्तान में इस पिछले 8 साल में। लेकिन यहाँ के जिहादी और खैराती इस मोदी के खिलाफ एक जातिवादी एजेंडा भी चला रहे हैं। जरा ब्रीफली इसको समझाइए कि ये एजेंडा क्या है सर? इस देश का ये हाथ मसलने वाला, केजरी के लिए कांड करने वाला, ये जेम्स राय के चेले जो कहता है कि मेरे पेट पे लात पड़ गई है, ये कैसा लात इन सब के ऊपर पड़ा है कि मोदी के लिए के खिलाफ इंटरनेशनली षड्यंत्र कर रहे हैं सब? हाँ मनीष जी, बता रहा हूँ कि वो उसके बाद लोगों को ज्यादा समझ में आएगी इन जातिवादी जहरीलों के, कि पहले समझ ले कि ये सबसे ज्यादा मनीष जी, क्योंकि उसके लिए कहीं कोई इनके पास कोई आंकड़ा नहीं देते। कोई बताएंगे तो कोई एनजीओ को बताएंगे, कोई विदेशी अखबार को बताएंगे, जो ठोस दस्तावेजी तथ्य सबूत है उनकी ये बात नहीं करते मनीष जी। अभी इसी पीछे फरवरी के आंकड़े बताता हूँ और वो इनका मुंह काला कर देते हैं, वो इनका मुंह काला कर देते हैं मनीष जी। नेशनल पेंशन स्कीम मनीष जी, वो समझिए प्राइवेट सेक्टर की होती है, उसका गवर्नमेंट से तो कोई लेना देना है नहीं। उसमें मनीष जी 23% की बढ़ोतरी हुई है एक साल में, यानी उसमें। और अभी तो साल समझिए पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मार्च चल रहा है, फरवरी तक का आंकड़ा बता रहा हूँ कि पिछले साल मार्च में 5 करोड़ 8 लाख न्यू पेंशन स्कीम के जो सब्सक्राइबर थे, आज की तारीख में वो बढ़कर 6 लाख 24 करोड़ हो चुके हैं। 6 लाख 24 करोड़, तो सोचिए कहाँ से कहाँ। ये 1 करोड़ मनीष जी, ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा। ये कहते हैं यहाँ तो आदमी की नौकरी चली गई, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, सबकी नौकरी निकाले दे रहे हैं, सब तबाही मची हुई है। तो मनीष जी ये आंकड़ा बढ़ कैसे रहा है? ये जो करीब करीब 1.25 करोड़ समझिए उसको, 1 करोड़ का, ये 1.25 करोड़ जो है, जो 5 करोड़ 8 लाख थे, वो 6 करोड़ 24 लाख आज न्यू पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर हो गए। तो ये मनीष जी ये इसको फर्जी वाला है, क्योंकि इसको जेब से पैसा देता है आदमी अपने पेंशन के लिए, ये पैसा जमा होता है सरकारी खजाने में। तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं ये ठोस है, ये तथ्यात्मक है, ये लफाजी नहीं है खैराती कुमार और सनसनीबाज की तरह। दूसरा मनीष जी, एक और पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, वो प्राइवेट क्या मतलब वो व्यक्तिगत आदमी कर सकता है, कोई भी हम आप कर सकते हैं, लेकिन अब हम आप नहीं कर सकते मनीष जी, क्योंकि अक्टूबर में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर रोक लगा दी कि जो इनकम टैक्स पेयर है वो अटल पेंशन योजना में मेंबर नहीं होंगे। उसके बावजूद मनीष जी फरवरी तक यानी 11 महीने में इसकी संख्या में 28% की बढ़ोतरी हुई, 28% की बढ़ोतरी हुई अटल पेंशन योजना की। तो ये मनीष जी ये दूसरा तथ्य बताता है, ये दूसरा तथ्य ये बताता है मनीष जी कि ये कहते हैं कि आदमी के जेब में पैसे नहीं है, बाजार सब लुटे जा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्रियां चल रही नहीं, काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं। तो मनीष जी ये भी अटल पेंशन योजना हर हर महीने आदमी को अपनी जेब से उस पेंशन में जमा कराना पड़ता है। उसको मिलेगा तो जब वो 60 साल का होगा, और उस जिसमें हर अभी देना है, जब 60 साल की उम्र होगी तब वो पेंशन मिलेगी। और इस योजना में 28% लोग जुड़े हैं, तो ये बड़े हैं। एक अभी 11 महीने, अभी मार्च का महीना जुड़ नहीं रहा, तो ये जब तबाह हुआ जा रहा, आदमी पास कुछ पैसा बचा ही नहीं है, कहते वो पेंशन उसमें तो जमा कराएगा नहीं मनीष जी। ये तो आम आदमी भी जानता है कि चाहे वो बीमा हो चाहे पेंशन हो, वो आदमी तब करता है जब उसके पास कोई अतिरिक्त पैसा होता है। और ये 28% नए सदस्य बढ़े हैं, तो इसकी आप समझ लीजिए इसकी क्या है। और बताता हूँ मनीष जी, कहते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है कि म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड में मनीष जी फरवरी महीने के बाद, जब ये जनवरी में पूरा नंगा नाच कर चुके थे अडानी के लिए, कि अडानी ने सब लूटे ले रहा और सब पूरा शेयर बाजार बैठ गया और LIC और स्टेट बैंक सबका भट्टा बैठा जा रहा है, तब मनीष जी फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 15,600 करोड़ का निवेश आम जनता ने किया है। ये आप पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं। तो ये खैराती कुमार और सनसनीबाज जो हर आ जाते हैं, इनका मुंह काला कर रही है ये सच्चाई कि म्यूचुअल फंड में मनीष जी आप सब जानते हैं कि वो कॉमन मैन ही उसमें करता है, उसमें कोई इंडस्ट्री आके नहीं वो इन्वेस्ट करती। ये कॉमन मैन ने ये इन्होंने बड़ा नंगनाच किया जनवरी में, ये सब डूब जाएंगे, सब खत्म हुआ जा रहा, अडानी ने सब लूट लिया। उसके बाद फरवरी में मनीष जी इनके इतने नंगनाच के बाद 15,685 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में मनीष जी इन्वेस्टमेंट हुआ है। और जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये जो थोड़ा बहुत ये जो लोग करते हैं उनको इसका अंदाजा होगा
कि वो मनीष जी अक्टूबर 2022 में जितना हुआ था उससे समझिए 6 महीने बाद फरवरी में उससे 13,000 करोड़ ज्यादा हुआ है। 13,000 करोड़ रुपए ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें। तो ये समझिए कि ये कि वही वाली बात जो मैं कहता हूँ कि बस कहाँ जा रही है इनको मालूम ही नहीं है। ये केवल एक ही धंधे पे लग गए हैं कि किसी तरह से मोदी गाली दो, रात दिन गाली दो, जो समझ में आए तब दो। इसीलिए मैं जरा पहले स्पष्ट किए दे रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि इनके जातिवाद का जहर। और मनीष जी उसके अलावा एक और खबर सुन लीजिए जो बिल्कुल कॉमन मैन की, आम आदमी की है कि पिछले महीने फरवरी में मनीष जी 11,30,000 दुपहिया वाहन बिके हैं। कार की बात नहीं कर रहा हूँ, दुपहिया वाहन। तो दुपहिया वाहन टाटा व अंबानी और बजाज तो खरीदते नहीं है, वो तो बेचते हैं। आज की तारीख में मनीष जी दुपहिया वाहन तो कायदे से लोअर मिडिल क्लास का वाहन है वो, जैसे एक जमाने में साइकिल हुआ करती थी। और ये जो मैं बता रहा हूँ 11,30,000 की बिक्री की फिगर, ये मनीष जी अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। एक महीने में 11,30,000 वाहन बिकना, दुपहिया वाहन, ये पिछले रिकॉर्ड सब टूट गए हैं। और इसमें एक स्थिति और समझ लें दर्शक कि जो दुपहिया वाहन का एक्सपोर्ट है वो थोड़ा गिरा है 2-4%। वो होता तो और ज्यादा बढ़ जाती फिगर। तो इसके अलावा एक और तथ्य था, हाँ मनीष जी की फरवरी वाहन में मनीष जी, ये कहते हैं ना सब ठप पड़ गया, कामकाज बिजनेस सब ठप पड़ गया है। कि फरवरी महीने में मनीष जी 2,92,000 पैसेंजर व्हीकल बिके हैं। पैसेंजर व्हीकल से दर्शक समझ लें जो सामान ढोने वाले छोटे वो होते हैं, या सवारी बैठाने वाले, वो 3 लाख वाहन केवल फरवरी में बिके हैं। तो ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन से ग्रह से आए हैं, ये कहाँ इनको केवल मोदी गाली देना है तो केवल आते हैं पहले झूठ बताते हैं 5 मिनट कि ये अर्थव्यवस्था गिर गई और ये बेरोजगारी बढ़ गई और इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है। उसमें एक और अभी तथ्य बताऊंगा मनीष जी तो ताजुब होगा। और मनीष जी सबसे खास बात यह है कि 11 महीने में यानी फरवरी तक की जो फिगर आई है उसमें हमारा जो एक्सपोर्ट है हिंदुस्तान का वो 405 लाख करोड़, वो 405 बिलियन समझिए, गलत बोल गया था, 405 लाख, 405 बिलियन डॉलर ये पहुंच चुका है 11 महीने में। और अंतिम महीना जो है उसमें मान के चल रहे कि कम से कम अगर बहुत वृद्धि नहीं तो भी 45 बिलियन डॉलर का होगा मार्च में। और ये फिगर हमको पहुंचा देती मनीष जी 450 बिलियन डॉलर पे। और दर्शक ये जान लें कि पिछले साल 418 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट हुआ था उसको वो रिकॉर्ड तोड़ था, उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और पहली बार भारत के एक्सपोर्ट में 400 बिलियन डॉलर का आंकड़े को पार किया था पिछले साल। और अब की वो जो 416 करोड़ था वो बहुत मार्च में अगर बड़ा धीमा रहा तो वो मनीष जी वो पहुंचेगा 450 बिलियन डॉलर। और ये बता रहे देश तबाह हुआ जा रहा, अर्थव्यवस्था डूबी जा रही है, सब नौकरियां चली जा रही। तो मैंने इसीलिए न्यू पेंशन स्कीम से लेके एक्सपोर्ट तक का सुनाया। तो ये समझिए कि ये दिन को रात बताया करते हैं, ये दिन को रात बताया करते हैं। दिन है तो कहते हैं कि रात है, ये इस तरह करते हैं, लेकिन ये करते क्यों है? ये जो जी अब मनीष जी आपका जो बिंदु था, आपका जो सवाल था, ये करते क्यों है? तो मनीष जी ये जातिवादी है, ये जहरीले जातिवादी हैं, जातिवाद के जहर से भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं। और दर्शक मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुने क्योंकि वह कभी जिक्र नहीं करता हूँ लेकिन आज मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मनीष जी भी ब्राह्मण है। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ उसके ठोस तथ्यों के साथ कर, इसीलिए मैंने पहले बताया कि देश कहाँ जा रहा है और ये किस तरह से लोगों को बरगलाते हैं, क्योंकि इनको मोदी को गाली देनी है। मनीष जी ये सब ब्राह्मण है, रवीश कुमार पांडे, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, राजदीप सरदेसाई, आप जरा उठाते जाइए, या तो ब्राह्मण है या ठाकुर है। सनसनीबाज भी ब्राह्मण ही है, लगभग भूमिहार भी ब्राह्मण ही माने जाते हैं। हाँ वो वही अजीत अंजुम, ये सब सवर्ण है। और सवर्ण सवर्ण में भी कोई और अन्य नहीं, ये ठाकुर या ब्राह्मण यही है। वो एक एनके सिंह आता है, अरे मतलब मैं लूंगा तो कितनों का नाम ले लूंगा। तो ये सब, और इनको मनीष जी नरेंद्र मोदी इसलिए इनके गले के नीचे नहीं उतर रहा है क्योंकि वो एक पिछड़ी जाति के गरीब परिवार से आए हैं। इनको किसी कीमत पर स्वीकार नहीं हो रहा है, इतने ज्यादा जातिवाद से जहरीले। मैंने बताया कि अभी असलियत बताई मैंने, जो आपको आंकड़े बताए, उन आंकड़ों को झुठला के ये पूरे देश को बरगलाते हैं नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए कि सब तबाह हो गया, सब तबाह नाश हो गया।
ये सच से मुंह चुराते हैं, क्योंकि इनको इनके अंदर का ब्राह्मण, इनके अंदर का ठाकुर, ये जातिवादी लोग हैं। ये जातिवादी लोग हैं। मैं पर्टिकुलर इनके लिए कह रहा हूँ, जो मनीष जी है, इसलिए मेरा क्रोध है कि गाली केवल इन्हीं की वजह से ब्राह्मण खाता है। ये जातिवादी लोग हैं। जब ये इस तरह के जब शीर्ष पर बैठा आदमी जातिवाद करता है तो पूरी जात को ये बदनाम करता है। तो इनको एक पिछड़ा पिछड़ा भी क्या, अति पिछड़ा, नरेंद्र मोदी की जो जात है वो अति पिछड़ी जात है, बड़ी छोटी संख्या में है और निहायत गरीब परिवार से है, तो खुद बता चुके हैं। तो इनको स्वीकार नहीं है, इनको राहुल गांधी स्वीकार है, क्योंकि वो कहता है कि मैं पंडित हूं, वो कहता है मैं पंडित हूं। तो ये कभी राहुल गांधी की बात नहीं करते, ना अजीत अंजुम करता है, ना रवीश कुमार करता है, ना अभिषार शर्मा करता है, कोई नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि मैं कश्मीरी पंडित हूं। तो इनको अगर वो पंडित कहता है, दूसरे माल खिलाते हैं, तो वो तो है कि पंडित हो भ्रष्ट हो तो क्या कहने, तो सोने में सुहागा। वो पंडित कैसे हो गया जिसका ना बाप पंडित ना माए पंडित, तो पंडित कैसे हो गया? नहीं, लेकिन कभी नहीं पूछते, ये कभी नहीं पूछते उससे, ये उससे कभी नहीं पूछते। मोदी के तो हर बात में घुस जाते हैं, बिल्कुल बाल की खाल निकालने में जुट जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी के सारे कुकर्म, सारे देश विरोधी कुकृत, ये उनको उन पे जिक्र नहीं करते। मैं अभी कल देख रहा था, रवीश कुमार हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे विशाल शर्मा हो, जो कुकर्म वो ब्रिटेन में करके आया है राहुल गांधी, उस पर रेशमी पर्दा डाल रहे थे, उस पर रेशमी पर्दा डाल रहे थे। और मैंने जो अभी चमकती हुई सच्चाई आपको बताई, ये सारी चीजें आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, क्योंकि ये आधिकारिक तौर पे हैं, सारी फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं। उनको नकार के ये देश को बरगलाते हैं, देश की आंखों में धूल झोंकते हैं, मिर्चा झोंकते हैं, ताकि आप गाली देना शुरू करें मोदी को। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बैठा हुआ जातिवादी ब्राह्मण, जातिवादी ठाकुर स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि एक पिछड़ी जाति का गरीब घर का लड़का इस देश पर सर्वोच्च आसन पे पहुंचा है। और सर्वोच्च आसन पे ही नहीं पहुंचा, जो वो जिस तरह से पूरी दुनिया में उसका झंडा फहरा रहा है, पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। जो मैंने अभी पाकिस्तान का आपको शुरुआत में उदाहरण दिया, तो मैं बहामा और मनीष जी इस पर बहुत दिनों से चर्चा कर रहे थे। आप जरा सूची उठा के देख लीजिए, आपको 90-95% वही लोग मिलेंगे, या तो ब्राह्मण हैं या ठाकुर हैं, बस। ये जो मीडिया में बैठे हुए, क्योंकि ये तथाकथित जातिगत जहर से भरे हुए लोग हैं, और ये जातिगत जहर के साथ साथ इनको हराम की कमाई खाने की पिछले 2-3 दशकों से उसी में पल रहे थे, उनके टुकड़ों पे। तो ये वही चाहते हैं कि वही जातिवादी व्यवस्था लौट आए। मनीष जी, आप भी पत्रकार रहे, मैं भी जमीन पे पत्रकार रहा हूं। मैंने कभी किसी नेता को, किसी पार्टी के, जिनको आप जातिवादी पार्टी कहते हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, या कोई और हो, या भाजपा या कांग्रेस, ये सारी पार्टियां, मैंने मनीष जी कभी किसी पार्टी के नेता को चुनाव के समय मंच से, वो अंदर कुछ गुड़ा भाग करते होंगे, लेकिन मंच से आके कि नहीं तुम यादव हो तो मुझको यादव को वोट देना, या तुम दलित हो तो मुझको वोट देना, ये कहते हुए नहीं सुना। इस तरह का विभाजन वो नहीं करते सार्वजनिक रूप से। लेकिन ये लोग चुनाव के 1.5-2 महीना पहले से रोज पंचायत जमा के बैठते हैं कि फलानी जगह इतना दलित है, फलानी जगह इतना पिछड़ा है, फलानी जगह इतना ब्राह्मण है, फलानी जगह इतना पासी है, फलानी जगह ये है। ये बैठ के सिवाय रात दिन जातिगत समीकरण के, जातिगत जाति का जहर फैलाने के कोई काम नहीं करते, सिवाय इनका यही धंधा, इनकी राजनीति। अभी चुनाव कोई आएगा तो आप गौर कर लीजिएगा, ये सिर्फ जाति के ही समीकरण बनाया बिगाड़ा करते हैं, क्योंकि ये खुद जातिगत जातिवादी मानसिकता के कैंसर से ग्रस्त है। ये जात का कैंसर इनको बुरी तरह से घेर चुका है, इसके शिकार हो चुके हैं। और उसी का नतीजा है कि जो मैंने अभी, जो हम लोग का 2 पार्ट थे, एक पाकिस्तान वाला, दूसरा अर्थव्यवस्था वाला, कि उन सफलताओं को, ऐतिहासिक सफलताओं को ये कूड़े के ढेर में फेंक के इस देश के प्रधानमंत्री को गाली बकने लगते हैं। और थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं, जो सतीश जी कह रहे हैं, कुछ लोगों को थोड़ा नहीं मनीष जी, एक और उदाहरण दे दूं, इसी सरकार का दे दूं, कि इनको नरेंद्र मोदी बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन इस किसी खैराती से जितने को मैंने नाम, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे विशाल शर्मा हो, जितने ब्राह्मण ठाकुर वाले मीडिया के मठाधीश हैं, इनके मुंह से कभी मनीष जी आपने नितिन गडकरी की आलोचना एक शब्द नहीं सुना होगा। क्यों? नितिन गडकरी क्या मलेशिया की सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री? नितिन गडकरी उसी मोदी सरकार में मंत्री हैं। उसकी तक क्यों? नितिन गडकरी ब्राह्मण है। नितिन गडकरी का दोष नहीं, मैं इनकी सोच बता रहा हूं आपको, इनकी सोच बता रहा हूं कि उसी सरकार में नितिन गडकरी की कोई आलोचना नहीं।
राजनाथ सिंह की कोई आलोचना नहीं, क्योंकि वो ठाकुर हैं। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछड़ा है, नरेंद्र मोदी पिछड़ा है, तो उसके खिलाफ जितनी जहर उगल सकते हो उगलो। मनीष जी, हम आप तो करते रहे कि अरुण जेटली, कभी आपने कभी इन खैरातियों से उनकी आलोचना सुनी? अरुण जेटली क्योंकि ब्राह्मण थे। तो ये इस कदर जातिगत जहर से भरे हुए लोग हैं कि इनको एक पिछड़ा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंचा है और उसके बाद सफलतापूर्वक ऐतिहासिक पारी खेल रहा है, तो इन ब्राह्मणों को, इन जातिवादी ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और इसलिए मैं खुलकर कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं और मनीष जी भी ब्राह्मण हैं। इससे आप इस बात की गंभीरता को समझिए। बिल्कुल, और मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि सतीश जी जो कहना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स है कि उनको लग रहा है कि अब जो है सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। बिल्कुल, सतीश जी भी वही बात कह रहे हैं। ये लोग एजेंडावादी जातिवादी हैं। ये लोग फिर उसी लालू प्रसाद यादव के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, फिर भी हम आपके साथ हैं। ये दरअसल इसीलिए ये बेसिकली खैरातवादी हैं। ये ब्राह्मणवादी भी नहीं है, इनका ब्राह्मणों के हित से भी नहीं, ये बेसिकली खैरातवादी हैं। इन्हें इसीलिए जब शेखर गुप्ता कहता है कि हम लालू यादव पिछड़े हैं, इसीलिए उसे सजा मिली है, तो ये दरअसल ये सब खैरात जीवी हैं। आपने लालू यादव की चापलूसी करते हुए जितने भी ये जिनके नाम, ये जितने भी ये सो कॉल ये खैराती हैं, ये सब के सब आप लालू यादव के दरबार में चाकरी करते हुए नजर आएंगे आपको। उस समय का ब्राह्मण तो खत्म हो जाता है। इसीलिए ये किसी जाति का मामला नहीं है, ये खैरात जीवी हैं जो अपनी जाति का इस्तेमाल करते हैं खैरात पाने के लिए। नहीं मनीष जी, मैं स्पष्ट कर दूं और ज्यादा। ये मेरा आक्रोश इसी बात पे है कि इन्हीं की वजह से पूरी जाति बदनाम होती है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ सब होते हैं, लेकिन ये जो बैठे हुए लोग हैं, ये मक्कार टाइप के, ये पूरी जात को कलंकित कर रहे हैं। क्योंकि हम इनकी सोच को समझ रहे हैं। जहां तक लालू यादव की बात की, तो लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, या अन्य कोई हो, मायावती हो, उनसे इनको इतना क्योंकि इनकी शहनशाही चलती रहती है। आप समझ नहीं रहे, इनकी शहनशाही में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो लालू यादव बिहार में मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव लखनऊ में मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनकी जो बादशाहत थी उस पर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि उससे इनको कोई खतरा नहीं लगता। उनसे ये अपना वसूली काम इनका चला करता है। क्योंकि ये दिल्ली की गद्दी को आप बिहार की और उत्तर प्रदेश की गद्दी से तुलना नहीं कर सकते। तो एक तो ऐसा आदमी आके बैठ गया, और दूसरे इनकी बादशाह तो छोड़ दीजिए, इनको भिखारी बना दिया उसने। इनके सारे लेन देन काम धाम, वो राडिया टेप वाले दर्जनों मोबाइल टॉक जो है वो पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। जरा सुन लीजिए कि किस तरह से दलाली ये कर रहे थे। बड़े बड़े नाम, उससे छोटे नहीं क्योंकि अनजान नाम हो। तो वो, हाँ, और बरखा दत्त वो भी ब्राह्मण। तो ये सहयोग नहीं हो सकता। ये मनीष जी सहयोग नहीं, राजदीप सरदेसाई, उसका नाम तो मैंने गिना दिया था। तो ये संयोग नहीं हो सकता, ये संयोग नहीं हो सकता। ये सोची समझी एक इनकी मानसिकता है। तो सब वही है। तो ये समझिए ये जो हम लोग ये जो लगातार कह रहे थे, और ऐसा नहीं कि आज पहली बार, मैंने तो सर किताब ही जो पहली लिखी है, अपनी पहली किताब पत्रकारिता का काला अध्याय, वो इन्हीं चिरकुटों, इन्हीं खैरात जीवियों के लिए लिखी है। और अब तक मेरी ये पहली किताब है, वो अब अमेजन पे अब नया संस्करण आ रहा है कुछ दिनों में, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस समझना जरूरी है कि हम लोग क्यों अक्सर हर विश्लेषण में सामान्यतः ये मुद्दा उठाते हैं कि ये खैरात जीवी इस देश के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं एक ऐसा अयोग्य व्यक्ति के हाथ में भारत की सत्ता, इसलिए ताकि इनको खैरात मिलते रहे। ये सिर्फ खैरात नहीं, हाँ, नहीं मनीष जी, वही बता दे रहा हूँ कि मुझको आज की तारीख में सबसे आसान टारगेट ब्राह्मण है। चाहे कोई नेता राजनीति करने वाला हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हो, उनको सबसे सस्ता वही मिलता है, उसको दे दे। लेकिन मुझको अपने ब्राह्मण होने पे गर्व है। लेकिन ब्राह्मण होने के गर्व ये नहीं कि मैं चोर चकार और इस तरह के मक्कार जालसाजों के इनकी भी मैं जय जयकार शुरू कर दूं। मुझको ब्राह्मण, मेरा आदर्श चाणक्य है, मेरा आदर्श विभीषण और रावण नहीं है। बल्कि तो ये समझिए उस चीज को अंतर। मुझको कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं इसके खैराती पाड़ कर रहा हूँ। मैं मुझे चाहे जितनी गाली बके, हमारी जो क्षमता है वो हम में है
तो उसका मुझे गर्व है। लेकिन इस ब्राह्मण होने पे गर्व करने का मतलब ये कतई नहीं है कि जो इस तरह के लोगों, दुष्ट, मक्कार, धूर्त, जो देश के खिलाफ हो। मनीष जी, एक उदाहरण और दे दूं, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि मैंने क्यों कहा कि चाणक्य मेरा आदर्श है। चाणक्य ने, मनीष जी, जिस समय चंद्रगुप्त को चुना, तो चाणक्य सड़क छाप आदमी नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य सड़क छाप थे। एक गडरिया के बेटे थे, क्या था वो, बहुत गरीब है उस तरह से। और जिस समय चाणक्य ने चुना तो वो अपने विश्वविद्यालय के या जो थी उनके, उसके वो कुलपति देख रहे थे, वहां के पूरे हेडमास्टर। तो उनके आश्रम में तो हजारों लड़के पढ़ते रहे होंगे, उनमें बहुत से ब्राह्मण होंगे, लेकिन उनको क्षमता नजर आई थी चंद्रगुप्त में। तो वो उन्होंने, चाणक्य ने कोई ब्राह्मण लड़का नहीं चुना था, उनको लगा कि ये आदमी योग्य, जो उनका छात्र भी नहीं था। चाणक्य ने उस आदमी को आगे बढ़ाया। तो ये है ब्राह्मण, लेकिन ये उस टाइप के लोग नहीं है। बिल्कुल सर, और इसीलिए हमने इस फैक्ट को रखा, और मैसेज इसीलिए कि वे अक्सर में जातिवादी नेताओं के लिए भी कहते हैं कि जिन जातिवादी नेताओं के चक्कर में बिहार और यूपी के लोग, आज भी बिहार के लोग नाच रहे हैं 5-5 मामले में सजा याफ्ता एक अपराधी के लिए। ये सब कुछ सामने आ गया कि एक चपरासी के घर में जो चीफ मिनिस्टर बनकर के आया था, वो व्यक्ति अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक है। उसने अपने 9वीं फेल 5वीं फेल बेटे को आपके अंदर जातिवादी जहर डाल करके करियर बना दिया। अपने 7 बेटियों को इंजीनियर, डॉक्टर बना दिया। भले ही वो स्टेथोस्कोप पकड़ने लायक नहीं है मीसा भारती, उसकी कोई बेटी कोई इंजीनियर उसके लायक नहीं हो, लेकिन सभी बेटियां इंजीनियर हैं। अपने बेटों को नहीं बना पाया, लेकिन चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। अरबों की संपत्ति अर्जित कर दी उस आदमी ने, जो लोअर मिडिल फैमिली, जो कहता था कि मैं गाय भैंस के सिर पर पांव रख करके भैंस पर चढ़ता था। और उस जातिवादी जहर आपके अंदर इतना है कि आज भी कुछ लोग यहां भी कूदते हैं, और अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि हम उसके साथ हैं। लालू यादव को परेशान किया जा रहा है, ये जानते हुए कि अरबों की संपत्ति लालू यादव ने कहां से बनाई, कहां से आई। ये जातिवादी जहर है, और जब तक इस जातिवादी जहर को से आप नहीं निकलेंगे, इसीलिए सतीश जी ने कहा भले ही मैं ब्राह्मण हूं, चाणक्य मेरा आदर्श हो सकता है, रावण या विभीषण नहीं आदर्श हो सकता है, या कोई भी ऐसा विकास दुबे आदर्श नहीं हो सकता, कोई भी जगन्नाथ मिश्र आदर्श नहीं हो सकता हमारा। ये बात उन्होंने साफ कही है। नहीं मनीष जी, और अच्छे समझा दूं मैं सामान्य तौर पर आम ब्राह्मण की बात करूं मनीष जी। आम ब्राह्मण की जो है, तो आपको बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जिस समय विकास दुबे की गाड़ी पलटी, तो मुझको तो जो लोग जानते हैं, मैं लिख रहा था तो मैं तो मतलब प्रचंड समर्थन, कुछ सीमा से आगे जाके समर्थन कर रहा था उसके गाड़ी पलटने का। और उसके बाद इन्हीं खैरातियों ने कुछ नेताओं ने बड़ी कोशिश की कि विकास दुबे को मुद्दा बना दिया जाए, चुनाव में बुलाया जाए, और योगी आदित्यनाथ के नाम पे कि यहाँ पे ये ठाकुर है और ये ब्राह्मण मर गया। तो मनीष जी, मैं तो गवाह हूं कि 90 से 95% ब्राह्मण, उसका वोट कमल पे ही था, भाजपा को ही वोट था। तो मैंने कहा था कि मुझको ब्राह्मण होने पे गर्व इसीलिए है कि मैं नहीं, जो आम ब्राह्मण है, जो सामान्य जिंदगी जी रहा, अपने उसका खैराती की तरह कोई लेना देना नहीं है, वो इतनी सोच समझ रखता है, उसके प्राथमिकता ये देश ही होता है, उसकी प्राथमिकता देश होता है, उसके बाद कुछ और चीजें होती हैं। तो ये बने विकास दुबे वाला मनीष जी ने कहा कि वो सबसे बड़ा उदाहरण है। इन खैरातियों को भी बाद में मानना पड़ा कि इन्होंने बड़ा नंगनाच किया, इन्होंने बहुत ऊधम काटा, लेकिन बाद में इन्होंने अपने ही सर्वे में बताया, इन्होंने थोड़ा कम करके बताया कि 70% ब्राह्मणों ने वोट दिया, कोई कह रहा था 75% ने दिया, लेकिन मैं जानता हूं मनीष जी कि 90% वोट ब्राह्मणों का वो भाजपा को ही गया था। वो भाजपा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको मालूम था कि ऐसे आदमी के लिए हम वोट कर रहे हैं जो देश और प्रदेश से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, और एक उदाहरण चूंकि लंबा खिंच रहा है, फिर भी विकास दुबे के साथ कोई ब्राह्मण खड़ा नहीं हुआ। अतीक अहमद के साथ जिहादियों का बहुत बड़ी संख्या खड़ा है। मुख्तार अंसारी के साथ जिहादियों की बहुत बड़ी संख्या खड़ा है। इसीलिए मुलायम सिंह यादव के बेटे की हिम्मत नहीं हो रही है अतीक और मुलायम के खिलाफ बोले। ये सब जानते हैं कि अतीक और मुख्तार माफिया है, आजम खान हैबिचुअल क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी उसका विरोध खुल करके कोई नहीं करता, जैसे विकास दुबे का आप और हम कर पाएंगे। ये फर्क है। लालू यादव एक जातिवादी नेता हैं, अपने पुत्र का करियर में पूरा जिंदगी उन्होंने बता दिया, अपनी जातियों के लिए भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी जातिवादी नशेरी उसी में जीते हैं। और हमारे एक जर्नलिस्ट के रूप में हमारा यही काम है कि परसेप्शन के खिलाफ इस लड़ाई में हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकें और खैरातियों के इस खेल को खोल सकें।